आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी हाईली डॉक्यूमेंटेड और सच में खौफनाक पैरानॉर्मल केस फाइल के डीप डाइव में उतरने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कोलकाता से आई ये घटना इतनी अजीब है कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क और मिस्टीरियस केस को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, मैं सो नहीं सकता पर मैं जाग भी नहीं पाता। सोचिए, ये कितना बेचैन करने वाला और टेरिफाइंग पैराडॉक्स है। ये कोई आम नींद की बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जहां एक इंसान पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट के अंधेरे में फंस गया था। और सच कहूं तो यही इस केस का सबसे चिलिंग कोर है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक अदृश्य अनजानी ताकत किस तरह एक हंसते खिलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इस केस में सब कुछ इतना मेथोडिकल था कि डर लगने लगता है। हम इसी लॉजिकल पैटर्न को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर पहली मुलाकात कैसी थी। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था इवान सरकार ने। उनकी पहली मुलाकात होती है रात 9 बजे बालीखाल के पास एक आम से टी स्टॉल पर। सामने बैठा शख्स एक 50 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो कुनो नगर के अपने पुश्तैनी घर में रहता था। इवान ने नोटिस किया कि उस आदमी की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो बुरी तरह नींद से वंचित था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी लाइफ फोर्स किसी ने निचोड़ ली हो। वो बस इतना चाहता था कि कोई सीरियसली उसकी बात सुन ले। अब हम इस खौफनाक घटना के टाइमलाइन पर आते हैं कि ये हॉन्टिंग आखिर बढ़ी कैसे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हॉन्टिंग किसी मूवी की तरह अचानक फिजिकल अटैक से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये रोजमर्रा के बैड लक से धीरे धीरे एस्केलेट हुई। 1 साल पहले बिना किसी ठोस वजह के पत्नी के साथ बहस शुरू हुई और गलत इन्वेस्टमेंट्स में 5 लाख रुपए डूब गए। फिर ठीक 6 महीने पहले 16 साल की बेटी पर गहरे स्क्रैचेस आने लगे और प्रेजेंट डे की हालत तो ये थी कि वो आदमी अपने ही पुश्तैनी घर में पूरी तरह से अकेला और आइसोलेट हो चुका था। इस बीच एक बहुत ही अजीब और टेरिफाइंग डिटेल लगातार सामने आ रही थी। नंबर 3, बेटी के पेट पर और उसके बाद घर की दीवारों पर इनएक्सप्लिकेबल तरीके से 3 उंगलियों के निशान यानी 3 फिंगर स्क्रैच मार्क्स पाए गए। ये कोई आम चोट या निशान तो बिल्कुल नहीं थे। अगर हम इन चारों चरणों को गौर से एनालाइज करें तो उस अदृश्य एंटिटी की पूरी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर दिखती है, जैसे कोई क्लिनिकल मास्टरमाइंड हो। पहले पैसे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टारगेट किया गया, फिर पत्नी और बेटी को घर से दूर करने के लिए एक अजीब सा मिस्टीरियस जॉन्डिस यूज किया गया जो घर छोड़ते ही 3 दिन में ठीक भी हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति को इतना तोड़ दिया गया कि उसके पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गए। सपोर्ट सिस्टम्स को सिस्टमैटिकली खत्म करने के बाद ही उस एंटिटी ने अपना एक्सट्रीम फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट शुरू किया। और यहां से चीजें इतनी ग्रोटेस्क और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से एक नाइटमेयर बन चुका था। जले हुए मांस और मरे हुए जानवरों की ऐसी ओवरपावरिंग बदबू आती थी कि वहां खड़ा रहना नामुमकिन था। सीढ़ियों और बाथरूम में अचानक डार्क क्लॉटेड ब्लड के पडल्स मिलने लगे। बनी हुई मीट की कटोरियां हवा में वायलेंटली पलट जाती थीं। और सच में सबसे सिकनिंग मोमेंट तब आया जब वो विक्टिम लगातार बीमार रहने लगा और एक दिन उसने उल्टी में बालों का एक गुच्छा और अजीब सा पीला तरल पदार्थ निकाला। इस घरेलू हॉरर का सबसे टेरिफाइंग क्लाइमैक्स तब हुआ जब विक्टिम के मेंटली इल भाई ने एक रात घुप अंधेरे में उस पर अटैक कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो भाई हेविली मेडिकेटेड रहता था, लेकिन उस रात उसकी आंखें लाल चमक रही थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उसके अंदर एक ऐसी अननेचुरल डिमोनिक स्ट्रेंथ आ गई थी जिससे उसने विक्टिम का गला पूरी ताकत से दबा दिया। ये किसी आम अटैक की तरह नहीं, बल्कि एक टेम्पररी पोजेशन जैसा लग रहा था। स्लीप पैरालिसिस और रातों में होने वाले असॉल्ट्स का वर्णन करते हुए विक्टिम ने जो बताया वो किसी को भी डरा दे। उसने कहा कि उसका पूरा शरीर एकदम पैरालाइज्ड हो जाता था और उसे लगता था कि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी का चेहरा उसका गला दबा रहा है। ये उस एंटिटी द्वारा खेला गया एक बेहद सिनिस्टर और क्रूअल साइकोलॉजिकल गेम था। इन सब हॉरर अकाउंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटर की उस अंधेरी रात की ऑन साइट विजिट की तरफ। हालात इतनी खराब थी कि इवान सरकार ने खुद उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वक्त था एक बारिश वाला शनिवार और रात थी अमावस्या की।
बाहर से देखने में वो पुरानी आर्किटेक्चर का शानदार घर उस रात इवान को बिल्कुल किसी जिंदा दानव की तरह लग रहा था, जो हंस रहा हो और उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। वहां पहुंचने पर हवा में एक अजीब सा सफोकेटिंग ड्रेड महसूस हो रहा था। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट साइलेंस थी। और फिर इवान ने खुद उन पैरानॉर्मल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखा। बाथरूम के पास उन्हें किसी अनसीन फोर्स ने इतनी जोर से धक्का दिया कि उनका घुटना छिल गया और खून आने लगा। उन्होंने देखा कि विक्टिम बिल्कुल एक रोबोट की तरह एक खाली आईने के सामने खड़ा बातें कर रहा था, और तभी उनके ठीक सामने किचन के स्टोव से कुक्ड मीट वायलेंटली हवा में उछल गया। यानी विक्टिम जो कुछ भी बता रहा था वो टेरिफाइंगली 100% सच था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ऑकल्ट एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर क्या मानना था? अगर हम इन सिम्टम्स को केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट करें और सामान्य वास्तु दोष की तुलना किसी टारगेटेड ब्लैक मैजिक अटैक से करें तो फर्क साफ नजर आता है। वास्तु दोष में मिसफॉर्चून का असर आने में कई दशक लग जाते हैं, पर यहाँ 1 साल के अंदर सडन और वायलेंट एस्केलेशन था। वास्तु दोष में आमतौर पर सर्दी, बुखार या लेथार्जी होती है, पर इस केस में क्लॉटेड ब्लड, बाल की उल्टी और अननेचुरल स्ट्रेंथ शामिल थी। एनर्जी सिर्फ स्टैग्नेंट नहीं थी, बल्कि वहां जले हुए मांस की ऐसी बदबू थी जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। ये किसी भी एंगल से नॉर्मल आर्किटेक्चरल डिफेक्ट तो बिल्कुल नहीं था। तो डायग्नोसिस एग्जैक्टली क्या था? इवान सरकार की ऑकल्ट एक्सपर्टीज के हिसाब से वहां ब्लैक मैजिक के जरिए कई आत्माओं को प्लांट किया गया था, जिन्हें लीड कर रहा था एक पिशाच। ऑकल्ट लोर में पिशाच एक मेलेवलेंट फ्लैश ईटिंग डिमोनिक एंटिटी होती है, जो बाकी छोटी आत्माओं यानी प्रेतों को कमांड करती है, ताकि वो मिलकर किसी इंसान को आइसोलेट करें और धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर लें। और इसी सब के आधार पर फाइनल वर्डिक्ट दिया गया, एक ऐसा वार्निंग जो किसी को भी हिला दे। बिना किसी इंटेंस ऑकल्ट इंटरवेंशन के उस होस्ट की बची हुई लाइफ फोर्स भी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी। मौत अटल है। एकदम स्ट्रिक्ट और फेटलिस्टिक कंक्लूजन। इसने केस की सीरियसनेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन ठहरिए, आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को उस घर की सीमाओं के पार पहुंचा दिया। जब हमारे सोर्सेज इस पूरी केस फाइल को डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो लगातार 2 महीने तक अजीब और अनएक्सप्लेन्ड डिलेज आते रहे। ऑडियो फाइल्स बिना किसी वजह के करप्ट होने लगी, उनमें स्ट्रेंज रोबोटिक ग्लिचेस रिकॉर्ड होने लगे, यहाँ तक कि फाइनल रिकॉर्डिंग से ठीक पहले इन्वेस्टिगेटर खुद बिना किसी वैलिड मेडिकल रीजन के सीवियर फिजिकल इलनेस का शिकार हो गए। ये सब बस कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। और इन सब के बाद आता है वो सबसे शॉकिंग मेटा ट्विस्ट, जो सच में डर पैदा करता है। जब स्टूडियो में इस कहानी की एक्चुअल रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी एक जूनियर स्टाफ मेंबर ने एक अजीब घटना रिपोर्ट की। किचन में पकाते वक्त उसकी चम्मच से मीट का एक टुकड़ा बिना किसी कारण के हवा में उड़कर नीचे गिर गया। ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना था जैसा उस हॉन्टेड कोनागर घर में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटी रियल वर्ल्ड में ब्लीड कर चुकी है। तो अब ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या वो अदृश्य ताकत सिर्फ उन बातों को सुन रही थी, या फिर वो खौफ उन इन्वेस्टिगेटर्स के पीछे पीछे उस पैतृक घर से निकलकर उनके स्टूडियो तक आ गया था? आज हमने जो डिटेल्स देखी हैं वो वाकई में मजबूर करती हैं ये सोचने पर कि इन पैरानॉर्मल ताकतों की आखिर बाउंड्रीज हैं भी या नहीं। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको इस डार्क केस फाइल को नई नजर से देखने पर मजबूर किया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।